मैं इस समय हूँ फुकेत में, और फुकेत में एक बीच पर। और कल का दिन, जैसे मैं फुकेत में लैंड तो कल ही करा था, पर कल का दिन मैंने ज़्यादातर अपना आराम में बिताया कह सकते हैं, क्योंकि भाई थकान इतनी ज़्यादा थी और नींद भी पूरी नहीं हुई थी। थोड़ा बहुत चीज़ें ख़रीदना, सामान ख़रीदना, और क्या कहते हैं, कपड़े ख़रीदे ना, चप्पल ली थी मेरे पास, चप्पल ख़रीद ली मैंने। तो इस चीज़ में पूरा दिन निकल गया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इमिग्रेशन पे मैंने ये देखी कि ना, मतलब कि कितनी ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली जगह है। कि जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पे था, तो इमिग्रेशन काउंटर पे जैसे उन्होंने देखा मेरा पासपोर्ट इंडियन है, तो जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड था ना छोटा सा, उनके बराबर में कॉर्नर, ऑफिस कॉर्नर के बराबर में, उसमें हिंदी में लिखा हुआ आने लगा चीज़ों के बारे में। ऑब्वियस, ठीक बात है कि सिर्फ हिंदी ही भाषा नहीं है, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कितना ज़्यादा लोग कस्टमाइज़ करते हैं ना आपके एक्सपीरियंस को। तो कल मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाया इस चक्कर में, क्योंकि मैं बाहर तो निकला, पर यार बिल्कुल भी ना हिम्मत नहीं थी कल सारे काम करने की। तो कम से कम आज इतने दिनों बाद मैं अपनी नींद पूरी कर पाया। 7.5-8 घंटे कुछ सोया मैं, और आज अच्छा भी लग रहा है। और गर्मी भी यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। मतलब बीच बहुत सुंदर है। एक यहाँ पे उधर पीछे की साइड पे एक छोटा सा और टापू है, वहाँ पे आप देख सकते हो पूरी बीच लाइन ऐसी है, और बहुत सुंदर जगह है। उसमें कोई शक की बात नहीं है। पर दिक्कत ये है कि मैं आया हूँ बिना तैयारी के। कमाल की बात ये है कि मैंने पैंट पहन रखी है बीच के उस पर। बट ठीक है, आज एक तरीके से टूरिज़म के लिए मेरा पहला दिन ही है। तो बट एक बात समझ आ गई ना, मेरा एक दोस्त ने मुझे बोला था कि भाई तू ना भागा दौड़ी मत करियो, ये तेरे को यहाँ भी घूमना है, वहाँ भी घूमना है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। और अब यहाँ पे जब थोड़े बहुत मैप पर देख लेते हो ना कि कैसा है कैसा नहीं है, पर जब आप थोड़े बहुत डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हो ना, तो आपको पता लगता है कि भाई सही में देश ये बहुत बड़ा है। तो प्लान तो मैं बोलूँगा तो भाई पूरा होगा कि नहीं होगा पूरा, वो तो अभी बोल नहीं सकते। पर कोशिश करते हैं कि बीचेस के पास ही ज़्यादा रहने की। मेरा मन तो यही था कि नॉर्थ में भी जाया जा सकता है, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नॉर्थ में ना, मतलब आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अगेन छोटा देश नहीं है। तो फ़िलहाल वैसे भी ये वेकेशन आराम करने के लिए ही है ना, भागा दौड़ी करने के लिए नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन देखते हैं, आज बताते हैं आपको, और फिर मिलते हैं। अपने एक दोस्त के कहने पर थोड़ा सा प्लान में मैंने बदलाव करा, क्योंकि जो मैं पहले बीच पे था, नाम नीचे आ जाएगा यार, उसमें मतलब अच्छे बीच थे, पर भीड़ बहुत थी, और जनरली ज़्यादा देर ना रुका भी नहीं जा रहा था वहाँ पे, क्योंकि वही बात है कि भीड़ ज़्यादा थी और काफ़ी ज़्यादा ना अननेचुरल था, मैं बोलूँगा। मतलब सुंदर था, सब कुछ था, पर मैंने सोचा यार कुछ ऐसी जगह पे चलते हैं ना, थोड़ी सी ज़्यादा अनटच्ड हो, वो जो कि थाईलैंड में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा देश ही काफ़ी ज़्यादा टूरिस्टिक है। तो दोस्त के कहने पे मैंने अपनी जगह बदली। इस बीच का नाम है फ्रीडम बीच। अब थोड़ा पीछे से ऊपर पहाड़ी से स्टार्ट करते हो, और कमाल की बात यह है कि 100 बात मेरे को देने पड़े यहाँ पे आने के लिए। आई डोंट नो हाउ लेजिट दैट इज़, बट ठीक है यार, 100 बात में कुछ दिक्कत तो नहीं है वैसे। और जितना दिखाई देता है, जगह तो सुंदर दिखाई दे रही है यार। यहाँ से अभी दिख नहीं रहा होगा, एक्शन कैमरास के साथ ऐसा ही है। थोड़ा नीचे पहुँच के मैं दोबारा दिखाता हूँ उधर। दिक्कत एक ये भी है कि ना रास्ता बड़ा ऊबड़ खाबड़ है, मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि नीचे फिसल ना जाए। और बारिश के मौसम में तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे आना पॉसिबल भी होता होगा हम लोगों के लिए। रास्ता अभी तो मैं बोलूँगा फिर भी पहले के मुकाबले थोड़ा सही आ गया, नहीं तो इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा गहरा है रास्ता, ढलान वाला। थोड़ा सा मैं नीचे आया, बस आप लोग यहाँ से नज़ारा देखो।
मतलब सुंदरता का भी कमाल है, ये बात तो बोलनी पड़ेगी। तो फिर से नया दिन, और मुझे लगता नहीं है आवाज़ आ रही होगी, अगर नहीं आ रही होगी तो इस पर वॉइस ओवर डाल दूँगा बाद में। एक नया दिन, बज रहे हैं शाम के, नहीं दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, और कल से मैंने कुछ नया शूट भी नहीं करा क्योंकि कल कुछ ज़्यादा करा मेरी। तो मैंने सोचा ये, मतलब पहले से प्लान में यही था कि मुझे फुकेत में ज़्यादा टाइम रुकना वैसे भी नहीं था, तो इसलिए मैंने टिकट बुक करी कोह समुई की कल शाम को। और मतलब फुकेत से काफ़ी दूर है ना, पहले आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता है बस के थ्रू, फिर उसके बाद आप लोगों को फेरी पे आना पड़ता है। उसमें मतलब सुबह हम 8 बजे निकले और अभी 1:30 बजे फेरी पे पहुँचे। करीब कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता और है। और देखते हैं, शिप कुछ ऐसी दिखाई देती है, पीछे लोग उसको हटा रहे हैं पियर पर से। जी हाँ दोस्तों, एक नया दिन, नई सुबह, और आप देख सकते हो कि बाल भी मैंने कटवा लिए हैं, जिसका मैं ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ, पर फिर भी वो तो उसका तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो कल मैं पहुँचा 3 बजे के करीब कोह समुई। सबसे पहले मैंने काम ये करे कि एक स्कूटर ले लिया ना, क्योंकि वैसे इधर उधर आइलैंड में जाना बहुत मुश्किल रहता है, और अगर आपके पास एक अपना स्कूटर हो तो आप बहुत आसानी से इधर उधर जा सकते हो, और जो कल वो प्रूव भी हुई वो बात। तो आज मेरी नींद सुबह 6 बजे ही खुल गई थी। टाइम हो रहा है 6:45 इस टाइम पे। मैंने कहा यार जल्दी उठ ही गए हैं तो कुछ अच्छा काम कर लेते हैं, तो अभी निकलते हैं जिम के लिए थोड़ा सा। और सिस्टम बढ़िया है अपना, थोड़ा बहुत सेफ्टी है यहाँ पे, तो इतनी दिक्कत नहीं, अगर आप फ़ोन ऐसे लगा लो तो ये सब चलता है। आज मैं हूँ बिग बुद्धा टेम्पल पे कोह समुई में, और जैसे कि एक ये मूर्ति है, इंटरेस्टिंग बात ये है लोग ऑफरिंग किस तरीके की देते हैं ना। हम नीचे देख सकते हो कि जो ऑफरिंग है वो है कोल्ड ड्रिंक्स की। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। जो आपको स्लीपिंग बुद्धा दिख रहे होंगे, ये वाली जो फॉर्म है आपको कई जगह दिख जाती है। जैसे कि एक बार मैं जब लद्दाख गया था तो कई सारे स्तूपास थे जहाँ पे स्लीपिंग बुद्धा थे। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो बहुत सारे हिंदू भगवानों की पिक्चर्स हैं। मतलब कि ऐसे तो पहचान में आना मुश्किल है कौन क्या है, बट लेफ़्ट साइड पे आपको बिल्कुल पहचान में आ जाएगा। पीछे आप देखोगे तो शिव जी और पार्वती जी हैं ऊपर, और मैं गलत नाम लेना नहीं चाहूँगा तो आप खुद ही पहचान सकते हो चाहो तो। एक और कमाल की बात यह है कि ये किस जगह पर है ना, एक छोटा सा डिटैच्ड आइलैंड है जो इन्होंने रोड से कनेक्ट करा, जहाँ पे ये टेंपल बना हुआ है। और सोचने वाली बात है कि कहाँ बुद्धा ने अपनी जर्नी बिहार में स्टार्ट करी और उनके आइडियाज़ कितनी दूर दूर तक पहुँचे, जो कि इतनी सुंदर जगह है, इतने सुंदर आइलैंड में हज़ारों किलोमीटर दूर बिहार से यहाँ पर भी उनके आइडियाज़ पहुँचे। और कमाल की बात यह है कि आपको इतने सुंदर जो है स्तूपास वो आपको
बाहर ही मिलेंगे, मतलब इंडिया से। इंडिया में है, लद्दाख की साइड पे हैं और वो सब हैं, पर कम से कम समुद्र के पास तो मैंने सुना नहीं। जो फेमस हो भी सकता है, इतना मैं घूमा भी नहीं इंडिया में, पर दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और एक छोटी चीज़ ये कि एयरपोर्ट यहाँ पे ना बहुत पास है आइलैंड का, तो आपको ऐसे प्लेन टेक ऑफ करते हुए बहुत दिख जाते हैं, और बहुत नीचे से उड़ते कई जगहों पे। तो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ से तो बड़ी नीचे से जाते हैं प्लेन। ओशो का एक डिस्कोर्स भी है इस बारे में ना कि आप बुद्धा का जन्म हुआ भारत में, और जितना जितने बड़े आदमी वो या भगवान वो बने भारत के बाहर, वो बड़ी ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि इतने बड़े महापुरुष जो पैदा हुए, उनको इतने लोग, मैं बोलूँगा नाम से तो हर कोई जानता है, पर असलियत में उनको बहुत कम लोग जानते हैं अपने देश में। पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैसे ट्रेडिशंस को अपनाया गया। जैसे कि अब जैसे इनके बुद्धा आप देखोगे तो इनके बुद्धा बहुत अलग हैं, जो लद्दाख में है, जो चाइना में है, उनके मुकाबले। तो जिस भी कल्चर ने अपनाया बुद्धा को, उन्होंने अपनी तरीके से ही उनको बदल दिया जैसा उनको अच्छा लगे। छोटे बिजनेस था, क्योंकि मंदिर बहुत सुंदर है, काफ़ी छोटा है, तो आप ज़्यादा देर कुछ कर भी नहीं सकते। वैसे आइलैंड में देखने के लिए बहुत सारी जगह, तो अब अगले जगह चलते हैं। इस समय मैं पहुंचा हूँ एक और बुद्धिस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, और इसका नाम है वट लाई पाम। मतलब प्रोनाउंसिएशन मेरी ख़राब ही होगी क्योंकि ऑब्वियसली, पर जो आर्किटेक्चर है टेम्पल्स का वो बड़ा ही देखने लायक है। मतलब जो स्तूपास, मतलब सिमिलरिटी दिखाई देती है, काफ़ी इंडियन इन्फ्लुएंस लगता है चीज़ों पे। जैसे एक सबसे टॉप पर ऊपर चोटी भी है, पर जिस तरीके से बनाया गया है तो काफ़ी मिक्स इंडियन और साउथ ईस्ट एशियन बोलेंगे इस जगह को। मतलब जो आर्किटेक्चर है चीज़ों का, मतलब जहाँ पर भी आप जाओगे बड़े आपको सुंदर सुंदर टेम्पल्स दिखाई देंगे, और ऑल ऑफ देम डेडिकेटेड टू बुद्धा। और ज़्यादा जो मिथोलॉजी है बुद्धा के बारे में जो हमें चलती है, उसका मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो यू ऑल्सो सी आई थिंक सम मॉन्क्स, जैसे कि वहाँ पे यू सी सम मॉन्क्स। और इंटरेस्टिंग चीज़ एक मुझे दिखाई दी कि यहाँ पे एक गणेश जी का स्टैचू भी है, बुद्धा स्टैचू के बराबर में ऑब्वियसली। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं देखा मैंने, मतलब मैं रास्ते में भी कहीं से आ रहा था, मेरे को सेम चीज़ एक और जगह भी दिखाई दी जहाँ पे बुद्धा स्टैचू था और साथ में गणेश जी का भी एक स्टैचू था। और गणेश जी का स्टैचू। शिव जी की मूर्ति, मुझे तो शिव जी लग रहे हैं वैसे तो। आप देखोगे भी कि जैसे कि जो उनका फेस है वो बड़ा अडाप्ट किया गया। जो हमारी डिपिक्शन होती है मूर्तियों में वो काफ़ी अलग होती है। जैसे हमारा फेस जो होता है उनका काफ़ी पतला सा होता है, तो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से चीज़ें भी बदलती रहती हैं। और स्टैचू
जिनका मैं नाम तो मैं पहचान नहीं पा रहा और नाम भी मैं कहीं पढ़ नहीं सकता, पर और उसके साथ में आपको दिखाई देगा एक ही सुंदर सा एक और मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर, कम से कम रियल लाइफ में दिखाई देता है। आपको कैमरे पे भी आई होप दिख रहा हो। अद्भुत। यहाँ पे जो तालाब है, यहाँ पे मछलियाँ भी हैं वैसे। अब मछली में खाता नहीं तो नाम ही मुझे पता नहीं, बट शायद कैटफिश हो सकती है। पर इंटरेस्टिंग बात है कि इनके बीच में एक कछुआ भी दिखाई दिया। คุณเคยไปส่งว่าคุณไม่เคยไปมันเขียนว่าร้านข้าวเตชิตา एक सोचने वाली बात ये है कि जैसे बुद्धिज़्म ओरिजिनेट इंडिया में हुआ, पर उसको बहुत सारे नए रंग, मैं बोलूँगा इंडिया से बाहर जाके मिले। और जैसे कि हमारा जो देश है वो उसमें काफ़ी सारे धर्मों को माना जाता है, जिसमें से बुद्धिज़्म भी एक धर्म है। पर क्योंकि हिंदुज़्म हमेशा डोमिनेंट रिलीजन रहा है हमारे देश का, तो कहीं ना कहीं पे अगर बुद्धिज़्म बाहर नहीं निकलता तो थोड़ा सा दब के रह जाता। और जब वो बाहर निकला, जब लोगों ने उसको अपनी तरीके से अपनाया, तो आपने देखा है कि किस तरीके के सुंदर शानदार मंदिर बने। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये फ्यूज़न, जैसे जो मंदिर में ये फ्यूज़न है हिंदुज़्म का और बुद्धिज़्म का, क्योंकि आपको मूर्तियाँ हिंदू भगवानों की भी बहुत दिख जाएंगी मंदिरों में, जो कि मैंने नहीं सोचा था। बड़ा ही कमाल की चीज़ है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितने भी ये मंदिर हैं छोटे छोटे, सारे एक तरीके से तालाब पे बने हुए हैं और चारों तरफ पानी, काफ़ी मछलियाँ भी हैं, कछुए भी देखे। और एक और काफ़ी बड़ी मूर्ति, पहचान नहीं पाया मैं किनकी मूर्ति, पर सुंदर बहुत है कम से कम। और उसके लिए पहचानने के लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि थाई में लिखी हुई हैं चीज़ें पर समझ नहीं आती। पर कम से कम आप कछुआ देखो, यहाँ पे इस तरफ ही देख रहा है। मूवी के सबसे वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट्स पर, जहाँ से आपको एक बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिखाई देता है, दूसरे पत्थर के ऊपर रखा हुआ। अब मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि ये पत्थर यहाँ पे कैसे आया, पर आप उसके पीछे देखोगे तो बहुत ही सुंदर समुद्र दिखाई देता है। पीछे शायद कुछ आइलैंड्स हैं बिल्कुल जाके, पर बहुत फेंटली विजिबल है, ज़्यादा विजिबिलिटी है नहीं। यार अभी मैं फैंटा पी रहा था, कैन मैंने नीचे रख रखी थी, हवा में उड़ गई यार वो। कहने को तो मैं इस रास्ते पे भी आगे जा सकता हूँ, पर रिस्क नहीं लेने का भाई। अगर गिरा गया तो सीधे नीचे पहुँचेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। दिन 25 तारीख 25 जुलाई, और कल शाम को एक का मैंने ये करा कि मैंने एक ट्रिप बुक करी। ये जो ट्रिप है ये जाती है आंगथोंग नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जहाँ पे you cannot stay and all, but you can obviously have a day trip.